हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डेजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास 7th की ज्योग्राफी सीरीज चल रही है, जिसमें हम क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो अपने इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एयर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एयर के कंपोजिशन के बारे में, उसमें कौन कौन सी गैसेज अवेलेबल हैं उसके बारे में। अगर आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, हमारा पेज है आर्ट्स स्टडी में डेजी फॉर फर्दर अपडेट्स। एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल आर्ट्स स्टडी में डेजी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर होती क्या है? तो हमारी अर्थ जो है वो एक तरह के ब्लैंकेट से सराउंडेड है, चारों तरफ से ढकी हुई है, जिसको कि हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब ये ब्लैंकेट जो है, इसका काम क्या है, ये हमें देती क्या है? तो ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सन की स्कॉर्चिंग हीट से, यूवी रेज से, और ये हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे अर्थ के इन्वायरमेंट को लिवेबल बनाती है, मतलब जिसमें हम सांस ले सकते हैं, रहने लायक बनाने में हेल्प करती है। ठीक। और जो भी हमारी अर्थ में लिविंग बींग्स हैं, जितने भी हैं, वो पूरे हमारे एटमॉस्फेयर के इस ब्लैंकेट पर डिपेंड करते हैं। कैसे? तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए अगर ऐसा ये ब्लैंकेट ना हो, अगर एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ में अवेलेबल ना हो, तो क्या होगा? तो दिन की लाइट में, मतलब सन की लाइट में हम बेक हो जाएंगे और रात में हम फ्रोज हो जाएंगे। मतलब दिन में हमारे अर्थ में इतनी हीट रहेगी कि सब कुछ जल जाएगा, और रात में इतना ठंड होगा कि सब कुछ जम जाएगा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हमारी अर्थ में जो भी टेम्परेचर मेंटेनेंस है, उसके लिए भी एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक। और एटमॉस्फेयर जो है हमारी, वो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को लिवेबल बनाती है, रहने लायक बनाती है। ठीक। चलिए अब देखते हैं डू यू नो करके। एनसीईआरटी में डू यू नो करके इस सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि जो भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में, ठीक, वो क्या क्रिएट करती है? वो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? तो इसमें जो भी हमारी हीट अर्थ से निकलती है, उसको ट्रैप कर लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के द्वारा क्रिएट किए ग्रीन हाउस से। ठीक। जिसको कि हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस में आती है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी अर्थ की जो हीट है, उसको ये मेंटेन करके रखती है, उसको ये एक शीट के द्वारा, एक ट्रैप के द्वारा कलेक्ट करके रखती हैं। ठीक। और इससे क्या होगा? अब मान लीजिए ये ग्रीन हाउस तो होती, पर इसका इफेक्ट क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो हमारी अर्थ में, तो हमारी अर्थ में इतनी ज़्यादा सर्दी रहेगी, कोल्ड रहेगी, कि हम रह ही नहीं सकते। तो टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए, हीट को बैलेंस करने के लिए, हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट फॉर्म करती हैं। अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज का बैलेंस है कहाँ? तो जो कि हमारे प्लांट हैं, वो रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज करते हैं। ठीक। तो उससे बैलेंस मेंटेन है। बट अब हमारे जो ये पॉल्यूशन वगैरह से, जो हम कार वगैरह यूज़ करते हैं, इससे हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो है हमारे अर्थ में, हमारे एटमॉस्फेयर में, वो बढ़ रहा है। जिसके कारण क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा हमारे इन्वायरमेंट में? तो देखिए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, हमारी ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर राइज होगा। ठीक। हीट बढ़ेगी, और उससे क्या होगा, हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट होके क्या होंगे, ग्लेशियर का पानी सी में जाएगा, जिससे सी लेवल राइज होगा, फ्लड होगा। और कुछ कुछ स्पीसीज भी ऐसी हैं जिनके लिए टेम्परेचर सूटेबल नहीं रहेगा, तो वो भी एक्सटिंक्ट होती जाएंगी। तो ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से, ग्लोबल वार्मिंग क्या होते हैं? ओवरऑल हमारे अर्थ की हीट का बढ़ना, इसके बढ़ने से बहुत सारे नुकसान हैं। तो इसीलिए प्रिवेंटिव मेजर्स चलाए जाते हैं कि भाई आप कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करिए। चलिए, ये हो गया हमारा ये वाला इंटरेस्टिंग फैक्ट। चलिए अब देखते हैं आगे। डू यू नो करके दूसरा फैक्ट है, जिसमें कह रहा है कि हमारी जो भी एयर है, जब वो हीट हो जाती है, तो वो अपनी 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 जगह को छोड़ के ऊपर उठ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ की एयर हीट हो गई, तो फिर वो क्या होगी, वो एबव राइज हो जाएगी, और उस जगह को भरने के लिए वहाँ पे कोल्ड एयर आ जाएगी। कोल्ड एयर ही क्यों? क्योंकि देखिए, कोल्ड एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा हैवी रहती है। अब वार्म एयर में क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स इवापोरेट हो गए, जिसकी वजह से वो एयर भी इवापोरेट हो गई, मतलब ऊपर उठ गई। तो अब उसकी जगह को भरने के लिए, उस स्पेस को भरने के लिए वहाँ पे कोल्ड एयर आ जाएगी। अक्सर ऐसा अगर हमको देखना है, तो हम ये जहाँ पे खाना वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे देखेंगे कि खाना बनता है तो एक जगह है, पर उसकी खुशबू हर जगह फैल जाती है, पूरे रूम पे। तो ऐसा क्यों है? तो वो जो हॉट एयर रहती है, वो पूरी जगह हैवी होने के कारण वो ऊपर पूरे फैल जाती है। ठीक।
चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन हॉट एयर राइजेस कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रशेज देयर टू फिल द गैप, दिस इज हाउ एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। तो देखिए जब हॉट एयर ऊपर उठ जाती है तो उसकी जगह कोल्ड एयर ले लेती है और उस गैप को भरने के लिए, तो इसी तरह हमारे एयर का सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।